अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। गुल वकोज़ एक ऐसे दुराहे पर पहुंच गई थी जहां पर वो अपने बाप को खोने के बाद मतीउद्दीन को खो रही थी। सराय में रहते हुए उसे ये उम्मीद तो थी कि वो वापस लौटेगा तो उससे मुलाकात हो जाएगी, मगर सराय को छोड़कर तो ये उम्मीद भी अंधेरे में गुम हो जाती है। बहरहाल तुम्हें मंकाना के पास तो जाना ही पड़ेगा। वहां पहुंचकर जो तुम करना चाहोगी वही करना, शंग ने गुलवकोज से कहा। गुलवकोज के बस में कुछ नहीं था। वो शंग के बारे में इतना जानती थी कि वो जिस बात को एक बार ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। वो उसे मंकाना के पास ज़रूर ले जाएगा, बेशक उसकी मर्जी इसमें शामिल न हो। नाजरीन, उधर मतीउद्दीन काफ़ी हद तक तंदुरुस्त हो चुका था। रान का जख्म अभी पूरी तरह मुंदमिल नहीं हो पाया था, अलबत्ता वो चलने फिरने के काबिल हो चुका था। तबीब ने अगरचे उसे अभी ज़्यादा चलने फिरने से मना किया था, मगर वो एक ही छत तले पड़ा उकताहट का शिकार हो रहा था। एक दिन वो तबीब की हिदायत को पसे पुश्त डालकर खेमे से बाहर निकल आया। उसे चलने में थोड़ी बहुत दुश्वारी हो रही थी। बाहर निकलकर जब उसकी निगाह नीले आसमान पर पड़ी तो उसे यूं लगा जैसे वो कैदे तन्हाई काट कर निकला हो। खेमे के बाहर मौजूद मुहाफिज ने उसे देखकर कुछ कहना चाहा, मगर मतीउद्दीन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। जरगामी लोग उसकी जानिब हैरत से देखते रहे, फिर अपने अपने कामों में मगन हो गए। उसकी निगाहें बरकई खान को तलाश करने लगी। बरकई खान ने अपने खेमे बस्ती से बाहर लगवा रखे थे, वहीं उसके बाकी मांदा सिपाहियों के खेमे भी मौजूद थे। वो शायद बस्ती में रहकर वहाँ के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था। मतीउद्दीन लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा तो एक बूढ़ा शख्स उसकी जानिब बढ़ाया। मतीउद्दीन उसकी सूरत देखकर चौंक सा गया। उसे यूं लगा जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा है। वो याद करने की कोशिश करने लगा। बूढ़ा शख्स उसे तजब्जुब का शिकार देखकर खुद ही बोला, शायद मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतीउद्दीन बोला। अरे मैं तुमसे वहीं मिला था पहाड़ी पर। तुम काजी बशिंदू से नबरदज़्मा थे। मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर तुम्हारी जान बचाई थी। वो तेज़ी से बोला, हाँ याद आया, मैं तुम्हारा बड़ा मशकूर हूँ। तुम्हारी मदाखलत के बायस ही काजी सरदार अपनी ख्वाहिश को पाए तकमील तक नहीं पहुँचा पाया। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है। वो तो मेरे बेटे ने बेवकूफ़ी की थी कि तुम्हें बेहोशी के आलम में छोड़ आया था, वरना तुम्हारी ये हालत ना होती। बूढ़ा हंसा हुआ बोला, वो मोटा सा तुम्हारा बेटा है। मतीउद्दीन उसकी सेहत को देखकर हैरत से बोला, बिल्कुल, मोटा तो खाने पीने से हुआ है, वैसे है बड़ा नरम दिल। वो बातें कर रहे थे कि फौनाजो खान उधर आ निकला। उसकी नज़र जब मतीउद्दीन पर पड़ी तो वो तेज़ी से उस जानिब बढ़ाया। उसे शायद ये ख़तरा लहीक था कि उसे बात करने का मौका ना मिल सके और वह फिर से बेहोश हो जाए। फौनाजो खान को आता देखकर बूढ़ा हंस कर बोला, तुमने उसका जिक्र किया, लो वो अन हाजिर हुआ। मतीउद्दीन फौनाजो खान की सूरत देखने लगा। फौनाजो खान ने करीब आते ही उसे ज़ोरदार मुसाफा किया। शुक्र है कि इस मर्तबा मेरे करीब आने पर तुम होश में ही हो, वरना जब भी तुम्हें देखा बेहोशी के आलम में ही देखा है। तुमने मुझे कब देख लिया? मतीउद्दीन हैरत से बोला, पहली बार उस वक्त जब तुम बड़े रीछ की टक्कर खाकर खई में जा गिरे थे तो मैंने ही तुम्हें वहां से उठाकर पहाड़ी पर पहुंचाया था। दूसरी मर्तबा उस वक्त जब मैं काजियों को भगाकर तुम्हारे पास आया तो तुम बेहोश थे। अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसने मेरा घोड़ा चुराया था। मतीउद्दीन आंखें निकाल कर बोला, अरे भाई नाराज मत हो, मैंने चुराया नहीं था, बल्कि कुछ देर के लिए अपने तसर्रुफ में लिया था। वो तुम्हारी अमानत यहीं मौजूद है। अगर मुझे मालूम पड़ जाता कि वहाँ काजी मौजूद हैं तो मैं रीछ की बजाय तुम्हें घोड़े पर लाकर बस्ती ले आता। बहरहाल अब तो वक्त गुजर गया है। वो तबीब तो बता रहा था कि अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है और तुम बाहर निकले। बूढ़ा शख्स चौंक कर बोला, बाबा तुम भी बेतुकी बातें करते हो। इतने दिन से बेचारा खेमे में पड़ा है, खेमा तो इसे काटने को दौड़ता होगा। अच्छा किया कि बाहर निकल आया, चहलकदमी से फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान तो नहीं। फनाजो खान बिगड़ कर बोला। बूढ़ा शख्स उसे घूरने लगा, अरे भाई आपस में मत उलझो, मैं वापस चला जाता हूँ। मतीउद्दीन ने फौरन बात घुमाई, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जब तक मैं बाबा को ऐसी बातें ना सुनाऊँ इन्हें भी चैन नहीं आता। फनाजो खान बोल पड़ा, आओ मैं तुम्हें चहलकदमी में मदद दूँ। मेरा नाम फनाजो खान है,
मतीउद्दीन ने इस बात में सर हिलाया तो वो उसका हाथ थमे बस्ती से बाहर की जानब चल पड़ा। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? ये कानज़ादा तुम्हारा क्या लगता है? कौन कानज़ादा? मतीउद्दीन ने हैरत से पूछा। अरे वही सलार, जिसने तुम्हारी जिनानी मुहावजों से जान बचाई थी। तुम्हारा इशारा शायद बरकई खान की जानब है, मगर ये जिनानी मुहावजों का क्या किस्सा है? मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, तुम्हें भला इस बारे में क्या पता होगा? तुम तो उस वक्त रिवायती आदत का शिकार थे। तुम्हारी बेहोशी के आलम में जिनानी सरहदी सिपाही तुम्हें पहाड़ से लाने में रुकावट पैदा कर रहे थे, जिस पर सलार ने उन्हें बांध रखा और मुझे उनके अमीर से लड़ने का मौका दिया। मैंने तो एक ही दौ में उसे चित कर दिया था। मतीउद्दीन उसकी बातें सुन रहा था, मगर उसका जहन कानज़ादे के अल्फाज पर अटका हुआ था। उसे मालूम था कि यह लक़ब सिर्फ शाही ख़ानदान के उस फ़र्द के लिए मखसूस था जो बादशाह का खून का रिश्तेदार होता था। तुमने बरकई खान को कानज़ादा क्यों कहा? उसका ताल्लुक तो शाही ख़ानदान से नहीं है। मतीउद्दीन उलझे हुए अंदाज में बोला। यह क्या कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि वह उर्दू ज़री के अजीम खान आज़म बातू खान का छोटा भाई है? फनाजो खान उसकी जानब यूं देखने लगा जैसे उसने कोई अनोखा सवाल कर दिया हो। मतीउद्दीन उसकी बात सुनकर लम्हा भर को दंग रह गया। उसने कभी बरकई खान से इस ज़मन में कोई सवाल नहीं किया था, बल्कि वह तो उसे आम सा मंगोल समझता रहा था। बरकई खान में आम मंगोलों वाली भी कोई बात नहीं दिखाई देती थी। फिर उसका ताल्लुक चंगेज़ खान के ख़ानदान से होना उसके लिए वाकई अचंभे की बात थी। चंगेज़ खान ही गर्म खून इतना सर्द पड़ सकता है, यह हैरत अंगेज़ अमर था। वो दोनों चलते चलते बस्ती से बाहर निकले थे। क्या तुम्हें मुकम्मल यकीन है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है? मतीउद्दीन ने दोबारा पूछा। तुम मुझे हैरान किए दे रहे हो। वो शख्स तुम्हारे लिए इतना बेचैन हो रहा था, तुम्हें भाई और दोस्त कह रहा था, और एक तुम हो कि उसे सही तरह जानते तक नहीं। फनाजो खान उलझन का शिकार दिखाई देने लगा। तुम ऐसा करो कि मुझे उसके पास ले चलो। वो सामने जो जर्द खेमे दिखाई दे रहे हैं बरकई खान के हैं। फनाजो खान ने इशारा किया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उन खेमों तक पहुंच गए। मुआवजों ने बरकई खान को उनकी आमद की खबर कर दी थी, इसलिए बरकई खान खुद बाहर निकल आया। मतीउद्दीन को अपने कदमों पर आते देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। वो करीबन भागता हुआ उनके पास पहुंचा। मतीउद्दीन, सेहतमंदी मुबारक हो। तुम्हें अपने कदमों पर चलता हुआ देखकर मैं फूले नहीं समा रहा। बरकई खान मुसरत अमेज लहजे में बोला। ये मंगोल जो कह रहा है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? मतीउद्दीन ने उल्टा सवाल किया। फनाजो खान, क्या कहा है तुमने इसे? बरकई खान ने उसकी जानब घूर कर देखते हुए पूछा। फनाजो खान उसके लहजे से गड़बड़ा गया। वो जल्दी से अपनी सफाई पेश करने लगा। जादवानी आसमान की कसम, मैंने तो सिर्फ आपके बारे में इसे बताया था और तो कुछ नहीं कहा। यही कि तुम एक कानज़ादे हो, और ये बात तुमने मुझसे आज तक छुपाए रखी। मतीउद्दीन ने लुकमा दिया। इसमें भला छुपाने वाली क्या बात है? तुमने कभी मेरे बारे में पूछा नहीं। बरकई खान ने हंसते हुए जवाब दिया। तुमने मुझे अंधेरे में रखा और कहते हो कि मैंने नहीं पूछा। मतीउद्दीन ने शिकवा किया। अच्छा भाई, यूं ही इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या हूँ? हमारी दोस्ती पहले जैसी ही रहेगी। तुम शायद जानते नहीं कि मैं तुम्हें भाइयों की तरह अजीज रखता हूँ। मतीउद्दीन उसकी बात सुनकर शर्मिंदा दिखाई देने लगा। उसे यूं लगा जैसे उससे कोई बड़ी गलती सरजद हो गई हो। ये अजीब सा मुंह न बनाओ। गुलवकूज ने ऐसा मुंह देख लिया तो वह तुमसे शादी से इनकार कर देगी। बरकई खान ने कहा लगाया। मतीउद्दीन भी खिसियाना होकर हंसने लगा। फनाजो खान उनकी बातें सुन रहा था। उन्हें हंसता हुआ देखकर खुद भी उनके साथ शरीक हो गया। उसकी आवाज़ उन दोनों से ज़्यादा बुलंद थी। बरकई खान उसकी बेसाख्ता हरकत पर हंसी से लूट-पोट होने लगा। मतीउद्दीन को भी सूरत हाल का एहसास हो चुका था। वो भी बरकई खान की तकलीद कर रहा था। चंद लम्हे पहले की शिकायतें यूं गायब हो गई थीं जैसे उन्हें कभी लब पे लाया ही ना गया हो। फनाजो खान उन्हें बुरी तरह लोट-पोट होते देखकर हैरत ज़दा रह गया। भाई, तुम लोग किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? उसने मासूमियत से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर बरकई खान के कह के आसमान से बातें करने लगे। फनाजो खान होनको की तरह उनकी सूरत देखे जा रहा था। नाजरीन, मुहर्रम 648 हिजरी को बागी उमरा और मंसूरा के उमरा ने मिलकर यह फैसला किया कि मलका शजरतुद्दौर को ही ताज पहना दिया जाए। रईसुल असाकिर जाश नगीर ऐबक तक मंसूबे की मुकम्मल इतला पहुँच चुकी थी। वो खबर पाते ही कैरा से मंसूरा की जानब रवाना हुआ।
سلطان توران شاہ کے قتل کے اگلے دن تک وہ منصورہ پہنچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ کئی مملوک مہدین اور معزول امراء بھی آئے تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ سلطان توران شاہ کو انجام تک پہنچا دیا گیا ہے تو ان کے پنج مردہ چہرے پھر سے کھل اٹھے۔ انہوں نے فارس الدین اکتئی سے طویل ملاقات کی۔ سلطنت کے استحکام کے سلسلے میں فارس الدین نے ان سب کے سامنے ملکہ شجرت الدار کو اقتدار سونپنے کی تجویز رکھی۔ امراء کی جماعت نے اپنے عہدوں کے یقینی تحفظ کو شرط بنا کر اس تجویز کی حمایت کر دی۔ تمام معاملات کے طے ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سلسلے میں کوئی دیر نہ کی جائے بلکہ آج اس معاملے کو نپٹا دیا جائے۔ رئیس العساکر نے خود ملکہ کے پاس جا کر ساری صورتحال گوش گزار دی کہ امراء کے حلقے کی خواہش ہے کہ سلطان نجم الدین ایوب کے تعینات کردہ عہدوں پر انہیں بحال رکھا جائے۔ ملکہ شجرت الدار حالات کی نزاکت سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ ایسے حالات میں مملوکوں سے دشمنی مول لینا اس کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اس نے حامی بھر لی۔ شام کے وقت تاج پوشی کی سادہ سی رسم کا اہتمام کیا گیا۔ حلقہ امراء نے ملکہ شجرت الدار کو بلاد مصر و شام کے تخت پر بٹھا دیا۔ ملکہ شجرت الدار پہلے خلیفہ معتصم باللہ کے حرم میں محض ایک باندی تھی۔ وہاں سے سلطان نجم الدین ایوب کے پروانہ سلطانی کے ساتھ توفتاً بلاد مصر پہنچی۔ اپنی ذہانت و فراست سے اس نے سلطان نجم الدین ایوبی کا دل جیت لیا اور اس کی ملکہ بنانے کا اعزاز حاصل کیا۔ سلطان نجم الدین ایوب کا ایک بیٹا اس کے وطن سے بھی ہوا تھا۔ اس کا نام خلیل الدین رکھا گیا۔ قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ جوانی کی منزلیں طے کرتا۔ 6 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس بیٹے کی نسبت سے اس کی کنیت ام الخلیل تھی۔ ملکہ شجرت الدار کو عنان اقتدار سونپنے کا اصل سبب یہی تھا کہ ممالک وقت کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صلیبی جنگ کے اثرات ابھی تازہ ہیں۔ شاہ فرانس لوئی نوہم ان کے پاس قید تو ضرور ہے مگر اس کی آزادی کے لیے صلیبی جان توڑ بازی لگانے سے باز نہیں رہ پائیں گے۔ فوری طور پر تو انہیں شکست دے کر ان کی کمر توڑ دی گئی تھی۔ اگر اس معاملے کو تول دیا گیا تو حالات نئی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ایوبی امراء کی جانب سے بھی انہیں خطرہ لاحق تھا کہ وہ حکومت کے لالچ میں بغاوت سے باز نہیں آئیں گے۔ علاوہ ازیں سب سے اہم معاملہ معزول امراء کی بحالی کا تھا۔ ان کے بحال ہونے پر ہی وہ انتظام حکومت میں حصہ لے سکتے تھے۔ ملکہ شجرت الدار نے سب سے پہلے ان معزول امراء کو ان کے سابقہ عہدوں پر فیض کیا اور ان کے بعد تمام ایوبی امراء کو اطاعت کی ہدایت کی۔ بغاوت کرنے پر ان سے سختی سے باز پرست کیے جانے کا فرمان جاری کیا۔ 17 صفر 648 ہجری کو ملکہ شجرت الدار کے سامنے شاہ لوئی کا معاملہ پیش کیا گیا۔ ممالک کا خیال تھا کہ 50,000 کے لگ بھگ جنگی قیدیوں کا بار اٹھانا ریاست کے لیے کافی مہنگا سودا ثابت ہوگا۔ ملکہ نے اس معاملے میں بات چیت کے لیے بہاؤالدین زہیر کو شاہ لوئی کے پاس بھیجا کہ اگر صلیبی پرامن رہنے کا وعدہ کریں اور بلاد مصر سے فوراً نکل جانے کا عہد کرنے کے ساتھ ساتھ تاوان جنگ اور فدیہ کے طور پر ایک خطیر رقم دربار مصر میں پیش کریں تو انہیں شاہ لوئی نوہم سمیت بلاد مصر سے باعزت جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ شرائط نہ ماننے کی صورت میں جنگی قیدیوں کو شاہ سمیت زندگی کی قید سے آزاد کر دیا جائے گا۔ شاہ لوئی تو کافی دنوں سے اس پیشکش کا منتظر تھا۔ اس نے پہلی نشست میں بہاؤالدین زہیر کو یہ یقین دہانی کری کہ اسے ملکہ شجرت الدار کی تمام شرائط بلا تعمل منظور ہیں۔ چنانچہ 1.5 ماہ کی قید کے بعد اسے آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا۔ وہ اپنے شکست خوردہ سپاہیوں اور مجاہدین کو ساتھ لے کر بلاد مصر پر حسرت بھری نگاہ ڈالتا ہوا سمندر کے راستے عکا کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں سابق شاہ یروشلم فرید رکسانی بے تابی سے اس کا منتظر تھا۔ شاہ لوئی جس عظیم مقصد کو لے کر بلاد مصر اترا تھا وہ مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے سامنے ذلت کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ فرانس سے جو بلند و بانگ دعوے کر کے نکلا تھا وہ باطل ثابت ہو چکے تھے۔ وہ ہزیمت اٹھانے کے بعد فرانس واپس لوٹنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ملکہ شجرت الدار کے سر پر ممالک نے جس امتحان کی تلوار اٹکائی تھی اس میں وہ بخوبی سرخرو ہو چکی تھی۔ ممالک امراء اپنے فیصلے پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ بحری ممالک نے امیر برقیاروں کا معاملہ ملکہ کے سامنے پیش کرنے کی بجائے خود ہی اسے سزا دی اور دیگر سرکردہ برجی مملوک امراء کو تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ ناظرین، گل وقوز اپنے ماموزاد شنگ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی قبیلہ سرخ پہنچ گئی۔ اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ منگ کانا نے اپنی نواسی کو دیکھ کر بھرپور مسرت کا اظہار کیا
मंकाना को बातू खान ने मजूल करके नज़र बंद कर दिया था, मगर कोनई खान के कत्ल के कुछ दिन बाद उसकी नज़रबंदी को ख़त्म कर दिया गया। गुल वकूद ने अपनी सफाई पेश करना चाहिए, मगर मंकाना ने इस मौजू को टाल दिया। चंद दिन गुल वकूद घर में रही, उसे दूसरी खवातीन के साथ घरेलू काम काज पर मामूर कर दिया गया था। गुल वकूद ने इस अमर पर नापसंदीदगी का इजहार किया था, मगर किसी को भी उसकी पसंद और नापसंद की कोई परवाह नहीं थी। शंग भी उस दिन के बाद उसे दोबारा दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता मंकाना की कुछ सरगर्मियां उसे पुरस्कार से लगीं। वो बातों के दौरान किन अखियों से उसकी जानब देखता तो जाने क्यों गुल वकूद के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते। वो ये बात बुरी तरह से महसूस कर रही थी कि मुख्तलिफ औकात में उसे ही मौजूद गुफ्तगू बनाया जाता है। कभी कभी उसके जहन में यह ख्याल पैदा होता कि कहीं वो उसे ही अपने बाप का कातिल तो नहीं समझते, लेकिन जब उसे शंक की बातें याद आईं तो वो अपने इस ख्याल को जहन से भटकने पर मजबूर हो जाती है। एक दिन मंकाना ने उसे अपने मखसूस खेमे में तलब किया। उसके बदन पर ऐसा लर्जा तारी हुआ कि वो बमुश्किल वहां पहुंच पाई। उसके दिलो दिमाग से यही सदा उठ रही थी कि आज कुछ न कुछ होने वाला है। वो हिम्मत करके खेमे में जा पहुंची। मंकाना ने उसकी सूरत देखी तो शफकत भरे लहजे में उसे बैठने के लिए कहा। वो आगे बढ़कर एक जानब सिमट कर बैठ गई। मंकाना उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। देखो गोले, वो उसकी जानब झुकता हुआ बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे बाप का कातिल कौन है, मगर उसे सजा दी जाए या उसका जुर्म नज़रअंदाज कर दिया जाए, इस बारे में तुम्हें ही कोई फैसला करना होगा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मेरा ख्याल है कि मुझे तुमसे खुले लफ्ज़ों में बात करनी चाहिए, आप जैसा मुनासिब समझें। बात यह है कि तुम अपने बाप के कत्ल के जिम्मेदार हो। मंकाना गंभीर लहजे में बोला। गुल वकूद उसकी बात सुनकर लम्हा भर के लिए भौंचा रह गई। तो क्या आप भी मुझे अपने बाप का कातिल समझते हैं? उसने दबे अंदाज में एहतजाज किया। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुमने अपने बाप को मौत के घाट उतारा है, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी गलत रवश की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। आप मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। गुल वकूद का लहजा कदरे सख्त हो गया। तुम्हारा किरदार है? मंकाना तमस्कुराना हंसी हंसा। इससे मैं खूब वाकिफ हूँ। क्या ये किसी मंगोल लड़की को जेब देता है कि वो एक मुसलमान से इश्क लड़े और उसके लिए वैरानों में धक्के खाती फिरे? क्या मतलब है? गुल वकूज घबरा गई। वो क्या नाम बताया था तुम्हारे बाप ने? मंकाना पेशानी को उंगली से ठोंकने लगा। हाँ याद आया, मतीउद्दीन। तुम उसकी तलाश में अजकई कबीले से मदद हासिल करने नहीं गई थी। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता कि वो तुम्हें अपने फरेब में उलझे हुए है तो कसम जादवानी आसमान की, मैं उसे पहले ही दिन हलाक कर देता। तुम्हारी इस नादानी से सुर्खों का वकार सुरंगू होकर रह गया। और तो और भरे दरबार में इस सिलसिले में उसकी बेइज्जती हुई। खान आजम ने सिर्फ बेइज्जती पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मुझे नज़रबंदी की सोबत उठाना पड़ी। यह सब क्यों हो रहा था? सिर्फ इसलिए कि तुम उस मुसलमान के चक्कर में अपनों से गद्दारी कर रही थी। मंकाना का लहजा बेहद खूंखार हो रहा था। गुल वकूज उसकी बातें सुनकर हैरान होने के साथ साथ खौफजदा भी दिखाई दे रही थी। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। मंकाना की बातें सुनकर उसे एहसास होने लगा कि अभी तक उसने उसे कैदी बनाकर रखा हुआ था। मेरा ख्याल है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, गुल वकूज आहिस्तगी से बोले। लड़की, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने ये उम्र इन्हीं पहाड़ों पर गुजारी है। मेरे सामने तो पत्थर भी झूठ बोलने से कतराते हैं। मंकाना सफाक लहजे में बोला। अगर मैं ये कहूँ कि यह सच है तो? गुल वकूद ने गर्दन झुकाकर धीमे लहजे में कहा। दूसरे लम्हे एक जनाटेदार थप्पड़ ने उसका चेहरा दूसरी जानब घुमा दिया। मंकाना आपे से बहर हो गया था। दोबारा ऐसी बात मुंह से निकालने की कोशिश न करना। मैं तुम्हारी सरकत को पहली और आखिरी नादानी जानकर माफ़ कर रहा हूँ। और कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे मामलात में कुल इख्तियार दे रखा है। मैंने तुम्हारी शादी की बात तय कर दी है। चंद दिन बाद तुम्हारी शादी शंग से की जा रही है। अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो जान लो कि तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा। मंकाना फैसला कुन लहजे में बोला। गुल वकूज फटी निगाहों से उसका चेहरा देख रही थी। उसे मंकाना की आंखों से बेहद खौफ महसूस हो रहा था। वो यकदम एक ऐसे मोड़ पर आन खड़ी हुई थी जहाँ उसे इख्तियार छीन लिया गया था। सरदार मंकाना,
वो सब रिश्तों को भुला कर जरहाना अंदाज में घुर रही है। मैं तुम्हारी इस धौंस को चलने नहीं दूंगी। तुम क्या समझते हो कि मैं इतनी बेबस हो चुकी हूँ कि तुम जैसे भी कठपुतली की तरह घुमाओगे मैं घूमती चली जाऊंगी। मैं अपने फैसले खुद करना जानती हूँ। तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मुझे तुम्हारा यह फैसला किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। मंकाना उसके लबो लहजे पर दम बखुद रह गया। उसे ऐसी तवक्को हरगिज नहीं थी। फिर उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। वो अपने अंदर भड़कते हुए गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। आज तक किसी ने उसके सामने इस अंदाज में जबान दराजी नहीं की थी। लड़की, वो गुस्सा जब्त करता हुआ बोला, जो मैंने कह दिया है वही कुछ होगा। मैंने औरतों पर कभी ज़बरदस्ती नहीं की। मुझे जिद दिलाने की कोशिश न करो। अगर तुम्हें यह शादी मंजूर नहीं तो मैं ये शादी मुस्तरद कर देता हूँ, मगर इसके एवज तुम्हें खुद को जदवानी आसमान के हुजूर भेंट चढ़ाना होगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। दोनों राहों में तुम कौन सी चुनना पसंद करोगे, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ।